नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। ईरान पर अमेरिका का बड़ा आर्थिक प्रहार, ऑयल, गोल्ड, शिपिंग और एविएशन पर लगाए कड़े प्रतिबंध। अमेरिकी वित्त मंत्री बोले, ईरान का साथ देने वाले देशों पर भी होगी सख्ती। डॉलर प्रणाली से हटाने की दी चेतावनी। ईरान ने दी तेल सप्लाई रोकने की धमकी। अमेरिका में H-1B वीजा फीस में भारी बढ़ोतरी की तैयारी। अतिरिक्त $1,03,000 फीस का प्रस्ताव। हालात से निपटने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स से संपर्क में नेस्कॉम। स्वदेशी मिसाइल सिस्टम को मेगा पुश। DRDO की मिसाइल टेक्नोलॉजी डिफेंस कंपनियों को होगी ट्रांसफर। रक्षा मंत्री ने दी मंजूरी। अगस्त सीरीज एक्सपायरी के दिन बाजार में रिकवरी। निफ्टी सेंसेक्स निचले स्तर से सुधर कर बढ़त पर बंद। फार्मा, PSU बैंक इंडेक्स की बढ़त पर क्लोजिंग। मेटल एनर्जी शेयरों में रहा दबाव। त्योहारों से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों पर एक्शन में सरकार। शुगर इंपोर्ट की शर्तों में किए बदलाव। 2 महीने के अंदर बेचनी होगी इंपोर्टेड चीनी। कई राज्यों में चीनी की कीमतें 70 के पार। हैदराबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरना हुआ सस्ता। घरेलू यात्रियों के लिए यूजर डेवलपमेंट फीस 750 से घटाकर 515 रुपए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को 1500 के बजाय देना होगा 1030 रुपए UDF। नई दरें 1 सितंबर से लागू। पटना में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। BPSC परीक्षा रद्द करने की मांग समेत कई मुद्दों पर प्रदर्शन। बिहार में आज से विद्यार्थी सहयोग शिविर शुरू। अमेरिका ने ईरान पर अब तक के सबसे बड़े आर्थिक प्रतिबंध का ऐलान कर दिया है। इसके तहत ईरान के डिजिटल एसेट्स, टेक्नोलॉजी, गोल्ड, एविएशन और शिपिंग पर पूरी तरह पाबंदी लागू हो गई है। हालांकि पाकिस्तान के जरिए अभी भी बातचीत की कोशिश की जा रही है। इस पाबंदी के क्या मायने हैं, जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, बताइए आखिर इस पाबंदी के क्या मायने हैं? देखिए, ये जो प्रतिबंध है जिसका ऐलान अमेरिका ने किया था और अब जाकर के देर रात उसका पूरा डिटेल यहाँ पे दिया है, उसकी सबसे बड़ी बात है कि ईरान पर पहले से जो प्रतिबंध आ रहा था उसका दायरा काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और इसमें अगर विशेष क्या क्या कदम उठाए गए इसकी बात करें तो 5 सेक्टर, जी हाँ, ईरान के 5 सेक्टर को पूरी तरह से प्रतिबंध के दायरे में ले आया गया है, जिसमें ईरान के डिजिटल एसेट, ईरान की टेक्नोलॉजी, ईरान के गोल्ड के कारोबार, ईरान का एविएशन सेक्टर, ईरान के शिपिंग सेक्टर। इसका मतलब यह हुआ कि इन 5 सेक्टर से जुड़े हुए जो भी गतिविधि ईरान या फिर ईरान के बाहर दूसरे किसी भी देश में होगा उस पर प्रतिबंध अमेरिका का रहेगा। इन 5 गतिविधि, ईरान के इन 5 गतिविधि यानी एक्टिविटीज से जुड़े हुए ईरान के किसी भी कंपनी में या फिर ईरान के इस 5 एक्टिविटी से जुड़े कोई भी दुनिया की कोई भी कंपनी, सिर्फ ईरान की नहीं, दुनिया की कोई भी कंपनी ईरान की इस 5 एक्टिविटी में किसी भी तरीके से शामिल होगी उस पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार अमेरिका को हो जाएगा। ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यूएस का कहना था कि जितने भी पैसे का कारोबार होता है, ट्रेड का लेन देन होता है, उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल ईरान डिजिटल एसेट का करता है, इसलिए डिजिटल एसेट पर पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जहां पे टेक्नोलॉजी के जरिए डिफेंस में अपने आपको काफी मजबूत कर रहा है टेक्नोलॉजी के जरिए, तो उस टेक्नोलॉजी पर पाबंदी लगाई गई है। गोल्ड एक बहुत बड़ा जरिया है ईरान की करेंसी को बचाए रखने के लिए, इसलिए ईरान के गोल्ड पर प्रतिबंध लगाया गया है। ईरान के एविएशन सेक्टर को पूरे तरह से ईरान को दुनिया से अलग थलग करने के लिए एविएशन सेक्टर को इस पाबंदी में शामिल किया गया है। शिपिंग सेक्टर, ईरान के जितने भी कच्चे तेल की सप्लाई होती है उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर शिपिंग सेक्टर का बड़ा योगदान होता है। उस शिपिंग सेक्टर को भी यहाँ पे पाबंदी के दायरे में लाया गया है। यानी ईरान के शिप से दुनिया के किसी भी देश का शिप किसी भी तरह का कोई संबंध रखेगा तो वो भी पाबंदी के दायरे में आएगा। तो इस वजह से हर तरीके से ईरान को अलग थलग करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। और सिर्फ ईरान ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में अगर इस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां होंगी जो ईरान से जुड़ी होंगी उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। और करीब 60 लोगों, कंपनियों और जहाजों को भी प्रतिबंध के दायरे में लाया गया है। ये प्रतिबंध लागू हो गया है। हालांकि अभी भी अलग अलग संकेत ये मिल रहे हैं कि पाकिस्तान के जरिए बातचीत की कोशिश अभी भी की जा रही है। वहां के आसिम मुनीर ईरान के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, ओमान के अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। तो अब देखना है कि उस बातचीत का क्या नतीजा निकलता है, लेकिन वो आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका की तरफ से अब ऐलान हो चुका है। कोशिश यह है अमेरिका के कि ईरान को पूरी तरह सरेंडर कराया जाए। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, आप बने रहिए हमारे साथ।
अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अभूतपूर्व बैन लगा दिया है। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी चर्चा। क्या ईरान करेगा सरेंडर? जरूर जुड़िएगा शाम 7:57 पर। अमेरिका की ट्रंप सरकार एक बार फिर से H-1B वीजा फीस में भारी बढ़ोतरी की तैयारी में है। प्रस्ताव के मुताबिक H-1B वीजा के लिए $1,03,265 की अतिरिक्त फीस देनी होगी। इसका सबसे ज्यादा असर IT प्रोफेशनल्स पर पड़ने की संभावना है। IT इंडस्ट्री के संगठन नेस्कॉम ने कहा है कि हालात से निपटने के लिए स्टेक होल्डर से संपर्क किया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला? समझने के लिए चलते लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, बताइए आखिर क्या है ये पूरी खबर? देखिए, इस पूरे मामले को समझाएं तो दरअसल होता क्या है कि भारत या फिर दुनिया के दूसरे देश के जो भी IT प्रोफेशनल होते हैं, डॉक्टर प्रोफेशनल होते हैं, जो भी प्रोफेशनल होते हैं, जब यूएस में नौकरी करने जाते हैं तो उनको एक वीजा मिलता है, उसको H-1B वीजा कहते हैं। और इस प्रोफेशनल में सबसे ज्यादा H-1B वीजा वाले जो होते हैं वो अमेरिका में भारतीय होते हैं। और जब से ट्रंप यहाँ पर राष्ट्रपति बने यूएस में, कोशिश ये है कि दूसरे देशों के लोग आकर यहाँ पे नौकरी ना करें, यानी अमेरिका में नौकरी ना करें, अमेरिकी लोगों को नौकरी ही मिले। इसके लिए H-1B वीजा पर समय समय पर अमेरिका ने पाबंदी लगाने की कोशिश की है। पिछले दिनों अमेरिका ने $1 लाख अतिरिक्त फी देने की बात की थी, ट्रंप ने ऐलान किया था, लेकिन वहां के फेडरल कोर्ट ने इस ट्रंप के फैसले को गैर कानूनी करार दे दिया था। इसके बाद अब अमेरिका ने एक नया प्रस्ताव लाया है। वो प्रस्ताव ये लाया है जिसके तहत H-1B वीजा जारी करने वाली कंपनियों को पहले $1,03,265 का अतिरिक्त फी देना पड़ेगा। जो फीस पहले से चला आ रहा था वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन $1,03,265 अतिरिक्त फी देनी होगी। वो फी देनी होगी हर H-1B वीजा को देने से पहले। और ये दरअसल यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने यह प्रस्ताव जारी किया है। हालांकि अभी लागू नहीं हुआ है। इस प्रस्ताव पर 30 दिनों तक लोगों की राय मांगी गई है। लोगों की राय मांगने के बाद फिर इसको लागू कर दिया जाएगा। और इसमें यह है कि दलील ये दी गई कि दरअसल जो इमिग्रेशन के कॉस्ट होते हैं उस कॉस्ट को वसूला जा रहा है। दरअसल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोर्ट ने पहले के फैसले को निरस्त कर दिया था, तो दूसरे दरवाजे से ये फी लगाने की कोशिश की जा रही है। जो पहले 1 लाख का लगाने का ऐलान किया था, जिसको कोर्ट ने निरस्त किया था, बता दूं कि अब 1 लाख नहीं, वो $1,03,265 है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने भी H-1B वीजा होल्डर है, अब नए वीजा मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा, कंपनियों के लिए वहां काम करना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि IT इंडस्ट्री के संगठन नेस्कॉम ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि दरअसल यूएस में स्किल गैप काफी ज्यादा है। इस वजह से H-1B वीजा होल्डर वहां पर जा रहे हैं। पिछले 5 साल में उनकी संख्या काफी कम हुई है, लेकिन फिर भी अभी भी वहां जरूरत है। अब चूंकि प्रस्ताव यह आ चुका है तो संबंधित स्टेक होल्डर्स के साथ नेस्कॉम लगातार संपर्क बनाया हुआ है। लेकिन एक और खबर जो निकल कर सामने आई वो ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि 2 लाख ऐसे वीजा को कैंसिल करने की तैयारी में यूएस है, जो बिजनेस और टूरिस्ट वीजा के तौर पर लोगों को वहां पर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि H-1B वीजा होल्डर्स के लिए एक आने वाले दिनों में रास्ते और मुश्किल हो सकते हैं। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुंबई और कोलकाता में चीनी की कीमतें 70 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई है। चीनी के इंपोर्ट का फायदा ग्राहकों को तुरंत मिल सके, इसके लिए सरकार ने चीनी के इंपोर्ट की शर्तों में बदलाव किया है। क्या है बदलाव, बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। चीनी की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इससे होलसेल में चीनी की कीमतों में कमी देखने को मिली है, लेकिन रिटेल में अभी भी दाम कम नहीं हुए हैं। अगर मैं दिल्ली और मुंबई और कोलकाता की बात करूं तो दाम 70 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गए हैं। जो चीनी मिलों की एसोसिएशन इस्मा, उसके मुताबिक चीनी की कोई भी कमी नहीं है और होर्डिंग और स्पेकुलेशन के चलते दामों में तेजी आ रही है। राहत देने के लिए सरकार ने 10 लाख टन चीनी इंपोर्ट को भी हरी झंडी दी थी। हालांकि कुछ इंपोर्टर्स ने शिकायत की थी कि 31 अक्टूबर तक चीनी का इंपोर्ट कर पाना और उसे बेच पाना संभव नहीं है, तो इसलिए सरकार ने नियमों में कुछ ढील दी है। कहा है कि जब भी चीनी आप भारत के अंदर एंटर होगी उसके 2 महीने के अंदर आपको इसको प्रोसेस करना पड़ेगा, उसको रॉ शुगर से इसको रिफाइंड शुगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और 2 महीने के अंदर इसकी बिक्री करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है कि जल्दी ही चीनी भारत के अंदर आ जाएगी और जिससे दामों में थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में भरपूर मात्रा में चीनी मौजूद है। उन्होंने कहा कि चीनी का स्टॉक इतना है कि 7 महीने तक कमी नहीं आएगी। सीएम योगी ने लोगों से चीनी के लिए परेशान नहीं होने की अपील की है। चीनी की क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं। यूपी की 1 महीने की कुल खपत है 4 लाख टन चीनी।
कुल 4 लाख टन एक महीने की खपत है। हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन, यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है। हवाई यात्रियों के लिए हैदराबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरना सस्ता होने जा रहा है। एयरपोर्ट रेगुलेटर एरा ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर यूजर डेवलपमेंट फीस में कटौती कर दी है। पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता रोहन सिंह। जी 1 सितंबर के बाद से हैदराबाद एयरपोर्ट से उड़ानें थोड़ी सस्ती हो सकती हैं। एयरपोर्ट टैरिफ रेगुलेटर एरा ने अगले 5 साल यानी कि 2026 से लेकर 2031 तक का टैरिफ ऑर्डर जारी किया है। हर साल के लिए जो यूजर डेवलपमेंट फीस है वो अलग अलग रखी गई है, लेकिन जो इमीडिएट इम्पैक्ट होगा वो ये है कि यूजर डेवलपमेंट फीस में भारी कटौती की गई है। इस वक्त जो डोमेस्टिक पैसेंजर्स हैं उनको 750 रुपये यूजर डेवलपमेंट फीस देनी पड़ती है, उसे कम करके 515 रुपया किया गया है। ठीक इसी तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री हैं उन्हें 1500 रुपया जो यूजर डेवलपमेंट फीस इस वक्त देना पड़ता है, उसे कम करके 1030 किया गया है। जो एयरपोर्ट ऑपरेटर है जीएमआर, उन्होंने मांग की थी कि अगले 5 साल के लिए उनका जो AR यानी कि उनकी जो जरूरत है रेवेन्यू की वो लगभग 27,800 करोड़ की होगी, जिसे कम कर दिया एरा ने और कहा कि 11,600 करोड़ जो है ये काफी, और इसी की वजह से जो यूजर डेवलपमेंट फीस है उसमें कटौती संभव हो पाई है। एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि जो काम अभी पूरा नहीं हुआ है लैंड साइड में या फिर एयर साइड में, उसका टैरिफ में अभी नहीं जोड़ा जाएगा। जब वो काम पूरा हो जाएगा 2029 में, उसके बाद ही उसकी जो वैल्यू है वो टैरिफ में या यूजर डेवलपमेंट फीस में जोड़ी जा सकती है। इसलिए उससे भी जो है छूट दी गई है इस वक्त जो टैरिफ ऑर्डर है उसमें। चलिए अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। अगस्त सीरीज के एक्सपायरी के दिन बाजार में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी निचले स्तर से सुधरकर बढ़त पर बंद हुए, वहीं मिड कैप इंडेक्स में खरीदारी रही। तो कैसे रहा आज के बाजार का हाल, बता रही है रक्षा रावत। निफ्टी की मंथली एक्सपायरी का दिन था और आज बाजार जो है वो सुबह से ही एक दायरे में कारोबार कर रहा था, लेकिन आखिरी के आधे घंटे में ब्रेंट कूल ऑफ हुआ और वहां से मार्केट में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। और निफ्टी देखिए यहाँ पर 100 अंकों की तेजी के साथ काफी अच्छे गेंस के साथ हरे निशान में क्लोज हुआ है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो निचले स्तरों से यहाँ पर भी रिकवरी दिखी, लेकिन यहाँ पर एक फ्लैट क्लोजिंग होती हुई नजर आई आज के सत्र में। लेकिन मिड कैप यहाँ पर जो है 0.5% के गेंस के साथ क्लोजिंग हुई है, काफी अच्छी रिकवरी देखी गई। स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर एक फ्लैट कारोबार आज के सत्र में देखने को मिला। लेकिन आज की सेक्टोरियल पिक्चर देख लेते हैं। सेक्टोरियल गेनर्स की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स काफी अच्छे गेंस देखे गए यहाँ पर और 1% चढ़कर इंडेक्स बंद हुआ है। इसके अलावा फार्मा, पीएसयू बैंक, यहां से भी बाजार को सपोर्ट मिला। आईटी शेयर काफी अच्छे रिकवर हुए, वहां से भी बाजार को रिकवरी का सपोर्ट मिला। इसके अलावा ऑटो और एफएमसीजी, ये सारे सेक्टर्स रहे जिन्होंने आज बाजार को सपोर्ट किया। लेकिन आज ड्रैग करने की कोशिश किसने की? मेटल काउंटर्स आज फिसलते हुए नजर आए यहाँ पर। इसके अलावा एनर्जी और बैंक, ये सारे जो सेक्टर हैं वो कमजोर होते हुए नजर आए, लेकिन निचले स्तरों से यहाँ पर एक रिकवरी प्ले आउट होती हुई जरूर नजर आई। लेकिन आज के निफ्टी 50 के गेनर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस देखिए करीब 4% के गेंस देखने को मिले। इसके अलावा हेल्थ केयर स्पेस से 2 स्टॉक्स मैक्स हेल्थ केयर और अपोलो हॉस्पिटल शामिल हुए निफ्टी के टॉप गेनर्स में। इसके अलावा इंडिगो, यहाँ पर भी आज जो है गेंस देखने को मिले। लेकिन आज के टॉप लूजर्स की बात कर लेते हैं, यानी निफ्टी 50 के ड्रैगर्स की बात कर लेते हैं। HDFC लाइफ, सिप्ला, ONGC, कोल इंडिया, ये सारे काउंटर है जिन्होंने आज निफ्टी 50 को सपोर्ट नहीं किया, यानी ड्रैग करने की कोशिश की। लेकिन एक स्पेस आज फोकस में रहा, वो है मेटल स्पेस। काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली, हालांकि जो आखिरी के आधे घंटे हैं वहां पर यहाँ पर एक रिकवरी प्ले आउट होती हुई नजर आई। लेकिन हिंदुस्तान कॉपर देखिए यहाँ पर 7% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। जो OFS खुला है 10% डिस्काउंट पर, वहां से यहाँ पर एक डाउन साइड देखने को मिले। इसके अलावा वेल्सपन, हिंदुस्तान जिंक और नाल्को, ये सारे काउंटर है जिन्होंने स्पेस की गिरावट को सपोर्ट किया है। लेकिन एक स्पेस जो है जहां पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली वो है फर्टिलाइजर स्पेस। जो रूसी राष्ट्रपति है उन्होंने भारत को फर्टिलाइजर सप्लाई है उसको बढ़ाने की बात कही, वहां से यहाँ पर गेंस देखने को मिले। और फैक्ट देखिए यहाँ पर 12% की शानदार बढ़त के साथ क्लोज हुआ है। इसके अलावा ये सारे काउंटर्स रहे जिन्होंने आज काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। तो ये था आज के बाजार का पूरा मूड और माहौल। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। सरकारी योजनाओं और सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए एक अनूठी पहल की गई है। बीजेपी के सांसद और कारोबारी प्रवीण खंडेलवाल ने रक्षाबंधन के मौके पर लखपति दीदी विकसित भारत 2047 के संदेश से सजी राखियों को लॉन्च किया है।
रक्षाबंधन के मौके पर इस बार राखियों पर भी आपको देशभक्ति का रंग देखने को मिलेगा। इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं हैं जो लाइव यहाँ पर राखियाँ बना रही हैं और किस तरह से जो भारत गौरव, ब्रह्मोस और नारी वंदन के साथ साथ वोकल फॉर लोकल के अलावा मोदी की गारंटी और लखपति दीदी, मतलब जितनी भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसकी झलक आपको राखियों में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह की राखी बनाई जा रही है जिसमें हैप्पी रक्षाबंधन और भारत गौरव राखी लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो राखी है इसमें आपको विकसित भारत 2047 लिखा हुआ दिख जाएगा और ऊपर लिखा हुआ है हैप्पी रक्षाबंधन। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो ब्रह्मोस राखी भी इस बार आपको बाज़ार में मिलेंगी और आप सामने देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं यहाँ पर ये राखियाँ लाइव बना रही हैं और ख़ास तौर पर काफ़ी अहम हो जाता है क्योंकि अक्सर हम देखते हैं बाज़ारों में हर एक जब भी रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो चाइनीज़ राखियाँ भी काफ़ी तेज़ी से बिकती है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से देश में आपके सामने यहाँ पर देख रहे हैं और ऐसी राखियाँ जिस पर देशभक्ति की झलक दिखे वो राखियाँ यहाँ पर बनाई जा रही हैं। ये तो हो गई देशभक्ति के स्लोगन के साथ जो राखियाँ बनाई जा रही हैं उसकी एक झलक। उसके अलावा अलग अलग डिज़ाइन की राखियाँ भी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगी। इस तरह की जो राखियाँ हैं जिसमें आप देखेंगे मोती का इस्तेमाल किया जाता है, कुंदन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी राखियों की डिमांड हर साल काफ़ी ज़्यादा होती है और इस बार भी राखियों में उसी तरह का ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन जो अलग है वो है इस तरह की राखियाँ जिस पे देशभक्ति का रंग चढ़ा हुआ है और ये राखियाँ इस बार आपको भारतीय बाज़ार में मिलती हुई दिखाई देंगी। दीपाली नंदा, दिल्ली। भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन आने वाला है। मिठाई, ड्राई फ्रूट्स और तोहफों के बिना ये दिन अधूरा है। लेकिन इस बार महंगाई आपके जेब का बजट बिगाड़ सकती है। बाजार में कीमतें कितनी बढ़ी है और आखिर क्यों, देखिए हमारे संवाददाता केतन जोशी की ये रिपोर्ट। मार्केट में रक्षाबंधन से पहले गिफ्ट हैम्पर की दुकानें सज जाती हैं। हैम्पर में राखी, मिठाई और ड्राई फ्रूट्स होते हैं। लेकिन इस बार महंगाई ने बजट बिगाड़ दिया है। इस बार ये सभी चीजें महंगी हो गई हैं और इनकी कीमतों में करीब 25% का इजाफा हो चुका है। अगर लास्ट ईयर के कंपेयर में अगर हम बात करें तो ये बार हर चीज़ों में लगभग 20 से 25% का हम हाइक देख पा रहे हैं प्राइसिंग में। अगर मैं ये 20 से 25% हाइक को मैं पार्ट्स में अगर डिवाइड करके आपको बताऊं तो रॉ मटेरियल और पैकेजिंग, ये दो चीज़ों की वजह से हम ये हाइक देख पा रहे हैं। अब अगर रॉ मटेरियल में सर अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली चीनी और ड्राई फ्रूट की प्राइसेस महंगी हुई है। वेस्ट एशिया संकट की वजह से ड्राई फ्रूट्स के दाम में आग लगी है। बादाम कैलिफोर्निया से आते हैं, वहाँ इस बार फसल कम हुई है। रुपए में गिरावट, इंपोर्ट शिपमेंट महंगा होना और सप्लाई में कमी, इन सभी कारणों से बाजार में दाम बढ़ गए हैं। मिठाई में पड़ने वाले मेवे का दाम आसमान छू रहे हैं। ड्राई फ्रूट के रेट में देखने जाए, बादाम जो 2 महीने पहले 800 रुपए किलो थी उसका भी रेट हो गया है 1100 से 1300 रुपए किलो। और काजू थे जो 750-800 रुपए किलो वाले काजू, वो 950 रुपए किलो हो गए। जो पिस्ता आता ईरान से उसका रेट पहले 2200 रुपए किलो था, वो पिस्ता भी का रेट उसका 2700 रुपए किलो। और अंजीर जो 800-1000 रुपए वाला अंजीर था उसका हो गया 1300 से 1400 रुपए। महंगाई चाहे कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन रस्म में दी जाने वाली मिठाई और तोहफे देने की परंपरा बरकरार रहती है। इस साल मिठाई, ड्राई फ्रूट्स और गिफ्ट हैम्पर भले ही थोड़े ज्यादा महंगे हुए हो, लेकिन रक्षाबंधन के त्योहार को यह महंगाई फीका नहीं कर पाएगी। केतन जोशी, अहमदाबाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर जारी बहस के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऑटो रिक्शा चालकों को लेकर सरकार का रुख साफ किया है। फडणवीस ने कहा है कि हिंदी भाषी ऑटो चालकों को मराठी का एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन रोजमर्रा के काम के लिए जरूरी मराठी आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को मराठी सीखने के लिए और समय चाहिए, सरकार उन्हें समय देने के लिए तैयार है। वहीं मुंबई में मराठी सीखने को लेकर यूपी बिहार से आए कई ऑटो चालकों के बीच चिंता बनी हुई है। मराठी सीखने के फरमान को लेकर ऑटो ड्राइवर अलग अलग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। देखिए संवाददाता विवेक गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि सामान्य मराठी आनी चाहिए और जो लोग मराठी नहीं सीख पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। टैक्सी और रिक्शे का जो बैच का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से फाइन लगा रहे हैं और मराठी के लिए बोल रहे हैं कि 2-4 वाक्य किसी को आ रहा है ना तो कुछ ऐसा पूछ रहे हैं कि सामने वाला फंस जा रहा है।
जो आरटीओ वाले जो कार्रवाई कर रहे हैं उसको लग रहा है कि वो कार्रवाई सही है और समय मिलना चाहिए आप लोग को? नहीं, समय मिलना चाहिए सर। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उनको हिंदी का अच्छे से ज्ञान नहीं बात करने का, तो मराठी कहाँ सीख पाएंगे। और उनका सारा समय चला जाता है, सिर्फ ड्यूटी नहीं चलाता है। कि ये दबाव अगर शुरू में दिया होता तो अभी तक आ गया होता। ओके, क्योंकि अब पहली बात हमें ये रिक्वेस्ट है कि पैसेंजर को भी बोलो हमारे साथ में मराठी में बात करें। कोशिश करें कि थोड़ा बहुत आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो कितना समय चाहिए आपको सीखने के लिए? कम से कम 2-2.5 साल। 2-2.5 साल। लेकिन सरकार बोल रही कि कम से कम इतना समय, धीरे धीरे समय दिया जाएगा। मतलब हमको बड़ा कठिन लगता है भाषा मराठी। मराठी समझ में आती है? बोल लेते हो? हाँ, बोल लेता हूँ। थोड़ा बोल, काम चलाओ मतलब बोल दोगे? ड्राइवर से पैसेंजर से संबंधित है, उतना तक तो आता है सब ड्राइवर को समझ में। अच्छा, और उतना कोशिश करेंगे तो सब, अगर 2-4-6 महीने का समय मिलेगा तो हो जाएगा। सीख लिया कि सीख लूंगा? 8-10 सीख गया हूँ। अच्छा, 8-10 सीख गए। सर जो ये लाइसेंस बैच है, जो तुरंत जो नेमो दे रहे हैं, इसके लिए समय दीजिए। अब 3 महीना बोलेंगे, 1 महीना देंगे, जमा कर देंगे, फिर घर पे बैठा देंगे, ये गलत है। लेकिन सरकार ने समय दिया था कि 15 अगस्त तक सीख लेनी चाहिए थी आप लोगों को बेसिक मराठी। महीने में कहाँ से होगा सर? अभी किसी का बच्चा पढ़ रहा है, किसी का शादी करने लायक हो गया, आज 50 साल 55 साल उम्र हो गया, कहाँ से लवलेस सीखेगा? वो तो काम भरत तो जानता ही है, काम भरत तो जान रहा है, उतना तो बात कर ही रहा है पैसेंजर से। पूरे ग्रुप में से ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि वो सीखेंगे, थोड़ा समय उन्हें जरूर लगेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने आने वाले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र प्रदान करने की बात कही है। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए, 1 लाख। यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी? यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दें। सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।